पितामही विद्यापीठ ज्ञान सागर ग्रंथमाला विभाग 3 कुटुंब शिक्षा के अंतर्गत 39 ग्रंथ हैं, जिसमें क्रमांक 105 ग्रंथ क्रमांक 96। अध्याय 23 पाठ्यक्रमों के संचालन की पूर्व तैयारी। आचार्यों ने अपने अपने विषय के पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी। रूपरेखा तैयार करते समय भी और बाद में भी कुछ गणमान्य विद्वानों से उन्होंने चर्चा की थी और उनसे परामर्श लिया था। जब सबकी रूपरेखा तैयार हो गई, तब आचार्य वरदलक्ष्मी ने सबके साथ बैठक की। बैठक में इन पाठ्यक्रमों पर चर्चा होनी थी। पाठ्यक्रमों की रूपरेखा विषयक चर्चा बैठक। आचार्य वरदलक्ष्मी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में सहभागी बनने वाले सब उत्साह में थे। एक के बाद एक आचार्य ने अपने अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सबके पास उसकी लिखित प्रति भी थी। सुनकर सब अपनी अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिख भी रहे थे। सुनते सुनते कभी प्रतिसाद भी दे रहे थे। यह प्रतिसाद कभी विस्मय का था, कभी आश्चर्य का था, तो कभी प्रशंसा का। कहीं कहीं पर किसी के मुख पर असहमति का भाव भी दिखाई देता था। रूपरेखा का पठन धीमी गति से हो रहा था। लगभग 1.5 घंटा इस पठन में बीता। पठन पूर्ण हो जाने पर देखा तो वातावरण आनंदपूर्ण परंतु गंभीर था। कुछ समय तो बैठक में शांति छाई रही। उसके बाद सबने अपने अपने प्रतिभाव दिए। वे कुछ इस प्रकार थे। मुख्य प्रतिसाद था पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संबंध में। विषय वस्तु की सारी बातें सभी को बहुत अच्छी लगी। विशेषतः गृह कौशल, वानप्रस्थाश्रम और वृद्धाश्रम के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु से तो सब प्रभावित हुए। कुछ पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु में भिन्न भिन्न मुद्दे में पुनरावर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही थी। जब इन मुद्दों को लेकर पठन सामग्री बनने लगी, तब यह बात अपने आप समझ में आएगी और उसे टाला जा सकेगा। अर्थात कहीं कहीं पुनरावर्तन आवश्यक भी लगता था और कहीं पर उस मुद्दे को अलग पद्धति से प्रस्तुत भी किया जा सकता था। अगला बिंदु, कहीं कहीं कुछ मुद्दे जोड़ने के सुझाव भी आए, परंतु उसके लिए 2 विकल्प थे। यदि मुद्दे जोड़े जाते हैं तो पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ानी होगी। उस विषय के आचार्य को यदि वे मुद्दे मान्य हैं और अवधि बढ़ाना भी संभव लगता है, तो इन मुद्दों को अवश्य जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा सबका मत बनाना। अगला बिंदु, हर पाठ्यक्रम की अवधि के संबंध में लगभग सभी भिन्न मत वाले थे। इसका अर्थ यह था कि किसी को भी छात्र का स्तर और संख्या, विषय वस्तु का विस्तार और प्रस्तुति करने वालों की कुशलता का समयावधि के साथ समायोजन करने के बारे में ठीक से आकलन नहीं हो रहा था। अंत में विचार यही हुआ कि पाठ्यक्रम के प्रथम क्रियान्वयन के बाद ही इसका सही आकलन होगा और तभी उसमें परिवर्तन संभव होगा। आगामी बिंदु, अध्ययन अध्यापन की पद्धति के विषय में सबको कुछ कहना था। जो पद्धतियां बताई गई थीं वे तो सबको अच्छी और उपयोगी लग रही थी, परंतु इंटरनेट का और सोशल मीडिया का प्रयोग किया ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का आग्रह था। परंतु कुछ लोग इससे सर्वथा विपरीत अभिप्राय रखते थे। उनका तर्क था कि इन माध्यमों के प्रयोग से अध्ययन में जीवंत संपर्क और उसकी भावना कम हो जाती है। व्यवहार और विचार यांत्रिक हो जाते हैं। स्मृति कम हो जाती है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, बुद्धि आदि की क्षमताओं का ह्रास होता है और यह क्षति अपूरणीय है। अतः इन माध्यमों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष आग्रही भी थे और प्रभावी भी थे। अंत में यह निश्चित हुआ कि जो करना चाहता है वह इन माध्यमों का प्रयोग करे और जो नहीं करना चाहता है वह न करे। प्रयोग का निश्चय हुआ। इस चर्चा का समापन करते हुए आचार्य वरदलक्ष्मी ने कहा, पाठ्यक्रमों की रूपरेखा की यह प्रस्तुति बहुत संतोष प्रदान करने वाली है। सभी आचार्यों का परिश्रम, निष्ठा और समझ इसमें दिखाई दे रहा है। अतः आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। अब हमें
दो बातों का विचार करने की आवश्यकता है। उसमें एक मुद्दा है शैक्षिक और दूसरा है व्यवहारिक। शैक्षिक मुद्दा यह है कि इन विषयों के लिए हमें संदर्भ सामग्री तैयार करनी होगी। व्यवहारिक मुद्दा यह है कि हमें इन पाठ्यक्रमों में सहभागी बनने वाले विभिन्न श्रेणी के छात्रों के लिए सावधानीपूर्वक प्रयास करने होंगे। साथ ही व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक संसाधन जुटाने होंगे। हमें यह भी देखना होगा कि हमारा यह प्रथम प्रयोग है और वह इतना प्रभावी होना चाहिए कि बाद में जो भी कार्य करेंगे उसे अच्छा प्रतिसाद मिले। हम इन दोनों मुद्दों के लिए 2 स्वतंत्र बैठकें करें, यही उचित है। 7 दिन के बाद शैक्षिक सामग्री के संदर्भ में और 7 दिन के बाद संसाधनों की प्राप्ति के बारे में विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद दृढ़तापूर्वक सुसज्ज होकर आगे बढ़ेंगे। शैक्षिक सामग्री तैयार करने हेतु विचार के लिए 7 दिन के बाद आचार्य वरदलक्ष्मी की अध्यक्षता में ही बैठक हुई। जो विचार विमर्श हुआ वो इस प्रकार था। पहली आवश्यकता थी संदर्भ ग्रंथों को जुटाने की। आचार्यों ने कहा कि हमें अपने अध्ययन के आधार पर, विद्वजनों के परामर्श के आधार पर तथा ग्रंथालयों में छानबीन करने के आधार पर उपलब्ध संदर्भ ग्रंथों की सूची बनानी होगी और उन्हें प्राप्त भी करने होंगी। दूसरा मुद्दा यह था कि शैक्षिक कार्य में मार्गदर्शन तथा सहयोग कर सकें ऐसे विद्वानों की सूची तैयार करना, उनसे संपर्क करना और उनकी सहभागिता निश्चित करना। तीसरा मुद्दा था अध्येताओं, शोध करने वालों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को प्राप्त करने का। भविष्य में विषय को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए, शिक्षा का व्याप बढ़ाने के लिए और नई संदर्भ सामग्री तैयार करने के लिए ऐसे लोगों की सहभागिता आवश्यक थी। चौथा मुद्दा था प्रत्यक्ष छात्रों को प्राप्त करने का। इन चारों मुद्दों को लेकर आचार्यों ने ठीक ठीक तैयारी की थी और शेष की योजना भी बनाई थी। अधिकांश आचार्यों ने पाठ्यक्रम बनाते समय भी संदर्भ ग्रंथों की सूची बनाई थी। कुछ ग्रंथ तो उन्होंने पढ़े भी थे। अब उन्होंने नगर के उत्तम ग्रंथालयों की सूची बनाई और वहां जाने की योजना बनाई। साथ ही साथ मिलकर विद्वानों की सूची बनाकर संपर्क योजना भी बनाई। अपने विषय की प्रस्तुति के लिए आवश्यक टिप्पणियां तथा प्रश्नावलियां तैयार करने की योजना भी तैयार की। यह बैठक तो जल्दी समाप्त हो गई, परंतु कार्य त्वरित गति से शुरू हुआ। आचार्यों ने 2-3 कार्य एक साथ आरंभ किए। 1, वे नगर के महाविद्यालयों में गए, विश्वविद्यालयों के केंद्रों पर भी गए, विश्वविद्यालय के कुलपति तथा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से मिलकर अध्यापक वृंद के साथ बैठकों की योजना बनाई। अध्यापकों के साथ विस्तार से पाठ्यक्रमों को लेकर चर्चा की और उनके सहयोग के लिए आह्वान किया। 2, यह केवल महाविद्यालयों की शिक्षा के विषय तो नहीं थे, अतः उन्होंने विचारशील, प्रयोगशील, अनुभवी, अध्ययन करने वाले गृहिणियों के साथ वार्तालाप किया और उन्हें भी सहयोग के लिए आमंत्रित किया। तीसरा वर्ग था धर्माचार्यों का। उन्होंने धर्माचार्यों से मिलकर उनसे भी मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। यह कार्य अत्यंत धैर्य, परिश्रम और समय की अपेक्षा करने वाला था। आचार्यों ने यह बहुत अच्छे ढंग से किया। धीरे धीरे संदर्भ में ग्रंथों की सूची बनने लगी। कई ग्रंथालयों ने तो पितामही विद्यापीठ को ग्रंथों की सहायता देना भी स्वीकार किया। प्राध्यापकों ने व्याख्यान के लिए तथा लिखित सामग्री तैयार करने के लिए सहयोग देना स्वीकार किया। गृहिणियों को सहभागी बनाना कुछ कष्ट का काम था, परंतु उसमें भी यश प्राप्त होने लगा। धर्माचार्यों से तो सरलता से सहयोग प्राप्त हुआ, अन्य समाज सेवी संगठनों से अल्प मात्रा में कार्यकर्ता भी प्राप्त हुए। कुछ गृहिणियों ने और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों ने भी सहयोग करना स्वीकार किया। कुछ महाविद्यालयों ने अपने चयनित अध्यापकों और छात्रों को अध्ययन तथा शोध हेतु नियुक्त भी किया और सभी छात्रों को पाठ्यक्रम में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। विषयों के लिए टिप्पणियां और प्रश्नावलियां भी साथ साथ तैयार हो रही थी। जिन्हें इंटरनेट में रुचि थी उन्होंने पीपीटी भी तैयार किए।
संदर्भ ग्रंथ एकत्र कर आवश्यक ग्रंथालय भी सिद्ध कर लिए। अपने अपने पाठ्यक्रम शुरू करने की सारी सिद्धता बना ली। यह सारा कार्य संपन्न करने में सबको 5 मास लग गए। फिर भी सभी को संतोष का अनुभव हो रहा था कि तैयारी अच्छी हुई है। पुनः एक बार आचार्य वरदलक्ष्मी के साथ बैठक हुई। आचार्य वरदलक्ष्मी ने भी तैयारी हो रही थी, तब बहुत मार्गदर्शन और सहयोग किया था। अब बैठक में सभी ने अपने अपने अनुभव सुनाए, अपनी लिखित सामग्री प्रस्तुत की, सहयोगियों की सूची पढ़कर सुनाई और पाठ्यक्रम चलाने की संपूर्ण योजना बताई। आचार्य वरदलक्ष्मी ने सबका अभिनंदन किया, संतोष व्यक्त किया और आगे के कार्य के लिए सिद्ध होने का संकेत दिया। संसाधन जुटाने का प्रयास। आचार्यों ने मिलकर संसाधन जुटाने का एक अभियान शुरू किया, उसकी योजना बनाई। उसके कुछ अंश इस प्रकार थे। सबसे पहले उन्होंने किन किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी इसकी सूची बनाई। इस सूची में निम्नलिखित बातों का समावेश होता था। 1. स्थान। छात्र और आचार्य मिलकर सभी कभी 2 मास, कभी 6 मास, कभी 10 मास तक का अध्ययन करने वाले थे। इनके लिए बैठने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए, सामग्री रखने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। इतने सारे पाठ्यक्रम एक साथ चल सकें, इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा भवन विद्यापीठ के पास नहीं था। अतः जहाँ जहाँ बड़े भवन थे, उन समाज हितैषी और उदार लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता थी। इस दृष्टि से आचार्यों ने मिलकर सभी पाठ्यक्रमों का समायोजन कर कम से कम कितना स्थान चाहिए इसका अनुमान लगाया। इस निमित्त से पाठ्यक्रमों के संचालन की एक तालिका भी तैयार हो गई। उसके बाद उन्होंने कहाँ ऐसे स्थान उपलब्ध हो सकते हैं इसका विचार शुरू किया। इसमें उन्हें 3 केंद्र ध्यान में आए। प्रथम था विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के भवन। यह पाठ्यक्रम शिक्षा का ही अभिन्न अंग थे, अतः विद्या केंद्रों पर उनका स्वाभाविक अधिकार बनता था। दूसरा था मंदिर। मंदिरों का भी समाज शिक्षा में सक्रिय योगदान रहा है और रहना भी चाहिए, अतः उन पर भी पितामही विद्यापीठ का स्वाभाविक अधिकार बनता था। तीसरा स्थान था घर। कुछ धनवान लोगों के बड़े भवन में भी ऐसा स्थान मिलने की संभावना थी। कुछ लोगों के खाली मकान भी लघु अवधि के लिए मिल सकते थे। कुछ भवनों के छत को बंद कर भी ऐसे स्थान बनाए जा सकते थे। विचार विमर्श करने के बाद सबकी प्राथमिकता मंदिर पर बनी। शिक्षा व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को समरस बनाने हेतु मंदिरों को शिक्षा केंद्र बनाने का विचार करना चाहिए, ऐसा सबका मत था। मंदिर के परिसर में बड़े वृक्षों के नीचे कक्षा कक्ष बनाए जा सकते थे। छोटे मोटे सभागार भी उपयोग में आ सकते थे। अच्छे खासे प्रयासों के परिणाम स्वरूप उन्हें मंदिरों के बरामदे, आहाने और प्रांगण में, 2 धनवान लोगों के विशाल कक्ष में और एक महाविद्यालय के 3 कक्षों में 1 वर्ष के लिए स्थान प्राप्त हो गया। उन स्थानों की स्वच्छता, व्यवस्था और सजावट के लिए आचार्यों, उनके परिचित किशोरों और युवाओं तथा विद्यापीठ की शुभचिंतक गृहिणियों ने सहयोग किया। इस प्रकार देखते ही देखते इन पाठ्यक्रमों के लिए स्थान निश्चित हो गए। 2. धन। पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु दूसरी आवश्यकता धन की थी। यद्यपि ये सारे पाठ्यक्रम अर्थनिरपेक्ष ही चलने वाले थे, अर्थात पढ़ने पढ़ाने वालों को न धन देना था न धन लेना था, परंतु सामग्री तथा व्यवस्था हेतु कुछ तो धनराशि की आवश्यकता थी। सभी आचार्यों ने अपने अपने पाठ्यक्रम हेतु कितना धन चाहिए इसका हिसाब लगाया। कुल आवश्यक राशि निश्चित की गई। इसके बाद उतनी धनराशि का संग्रह कैसे करना है इसका भी विचार किया। उनके विचार विमर्श में 2 बिंदुओं पर विचार स्थिर हुआ। 1. नगर के शिक्षा प्रेमी उदार धनिकों के पास जाना और उनसे सहायता मांगना। 2. सर्वमान्य लोगों के पास जाना और अधिक लोगों से अल्प मात्रा में धनराशि मांगना। आगे विचार कर उन्होंने तय किया कि प्रथम चरण में धनिकों से ही धनराशि जमा करना उचित होगा, क्योंकि अभी कार्यकर्ताओं की संख्या और समय दोनों की कमी थी। पाठ्यक्रमों का एक आवर्तन पूर्ण होने के बाद कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, तब अधिक संख्या में सर्वमान्य लोगों का संपर्क करना संभव होगा। अब उन्होंने संपर्क करने योग्य धनिकों की सूची बनाई, उनके संपर्क के लिए जाने वाले आचार्यों के गट बनाए,
संपर्क की समय सारणी बनाई, एकत्र की जाने वाली धनराशि भी तय की। इस योजना के अंतर्गत उन्हें 25 लाख की धनराशि जमा करनी थी। उन्होंने 5 गट बनाए, एक एक गट में 5-5 कार्यकर्ता थे। उन्होंने 5 गट बनाए और एक एक गट में 5-5 कार्यकर्ता थे। उन्होंने धनराशि जमा करने हेतु 1 मास का समय निश्चित किया था। एक एक गट को 20 लोगों का संपर्क करना था और 5 लाख रुपए जमा करने थे। प्रत्येक गट ने अपनी अपनी योजना बनाई, संपर्क के दिन एवं समय निश्चित किए, संपर्क करने हेतु पत्र और फोन का प्रयोग किया। समय निश्चित कर उन्होंने प्रत्यक्ष जाना और पाठ्यक्रम के बारे में समझाना शुरू किया। किसी गट का 7 लाख तो किसी का 4 लाख, किसी का 6 तो किसी का 3, तो एक गट को तो 10 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। कुल मिलाकर 25 के स्थान पर 30 लाख की धनराशि जमा हुई। सबको बहुत संतोष का अनुभव हुआ। फिर भी संपर्क करते समय सबके अनुभव खट्टे मीठे थे। कोई कोई तो इस प्रकार की गतिविधि के बारे में जानकर प्रसन्न हो रहे थे, तो 2-3 लोगों ने इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसा भी बताया। किसी किसी ने पाठ्यक्रम और विद्यापीठ के बारे में विस्तार से जानना चाहा, तो किसी किसी ने पूर्व परिचय के कारण केवल विश्वास से राशि दी। कुल मिलाकर स्थान और धन की 2 महती आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। आचार्य वरदलक्ष्मी ने सभी के प्रयासों को देख रही थी, आवश्यकता के अनुसार उनका मार्गदर्शन और सहायता भी कर रही थी। उनका यश देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और उनका अभिनंदन किया। छात्रों की उपलब्धि। अब बाकी बचा था सबसे महत्वपूर्ण कार्य। सारी व्यवस्थाएं हो गई, सारे संसाधन प्राप्त हो गए, शैक्षिक सामग्री तैयार हो गई, पढ़ाने वाले लोग भी निश्चित हो गए, समय निश्चित हो गया, समय सारणी बन गई। जिनके लिए यह पाठ्यक्रम बना था और सारी सज्जता हुई थी, वे छात्र प्राप्त करने का कार्य अवशेष था। इस कार्य को भी अन्य कार्यों की तरह यशस्वी बनाने के लिए बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ और योजना बनी। प्रथम क्रम था हर पाठ्यक्रम के लिए कार्यकर्ता, शोधार्थी, अध्येता और जिज्ञासुओं को सहभागी बनाने की योजना। अतः उनका संपर्क किया गया। अध्येताओं एवं शोधार्थियों के विषय में तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के साथ बात हुई ही थी। अब कार्यकर्ताओं के लिए संगठनों और समाज हितैषी संस्थाओं का संपर्क करना था। वह बात अधिक कठिन थी। 10-15 दिनों में कार्यकर्ताओं की पर्याप्त संख्या निश्चित हो गई। अब अभियान प्रारंभ हुआ छात्रों के लिए। इस दृष्टि से पूरे नगर में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का आयोजन किया गया। संपर्क हेतु पाठ्यक्रमों की पूर्ण जानकारी देने वाला पत्रक तैयार किया गया। इसकी 1 लाख प्रतियां छपवाई गई। बहुत अधिक मात्रा में इसका वितरण किया गया। महाविद्यालयों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, समाज हितैषी संस्थाओं में, बाजार में, दुकानों में इन पत्रकों को वितरित किया गया। टीवी पर समाचार प्रसारित किया गया। मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया गया। टीवी चैनलों में आचार्य वरदलक्ष्मी का वार्तालाप प्रसारित हुआ। सर्वत्र पितामही विद्यापीठ के इन पाठ्यक्रमों की चर्चा होने लगी। सर्वत्र एक ही प्रकार की जिज्ञासा छा गई। अब उन्होंने सभी केंद्रों पर जाकर 2-2 आचार्यों ने मिलकर विद्या केंद्रों में, घरों में, संस्थाओं में जाकर छोटे बड़े समूहों से बात की, लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया, प्रश्नों के उत्तर दिए, संदेहों का निवारण किया, अनेक प्रकार से चर्चा की। अब क्रम था पाठ्यक्रम के प्रारंभ की घोषणा करने का। पाठ्यक्रमों के प्रारंभ की घोषणा करने का शुभ दिन देखकर सारे 1 वर्ष के कार्यक्रमों की घोषणा की गई। उसे भी व्यापक मात्रा में प्रसारित किया गया। प्रवेश प्राप्त करने के लिए आह्वान किया गया। अपेक्षा से भी अधिक अच्छा प्रसाद मिला। प्रवेश देने से पूर्व सभी छात्रों से प्रत्यक्ष बात की गई। विशेष रूप से नियमितता और अनुशासन के बारे में बताया गया। अनुभव यह आता है कि प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में इन शर्तों को सब मान्यता दे देते हैं, बाद में इनका पालन नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर छात्रों की अनेक प्रकार से परीक्षा की गई और निश्चित संख्या के अनुसार प्रवेश दिया गया। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रवेश प्राप्त छात्रों की एक बैठक बुलाई गई। आवश्यकता से 10% अधिक संख्या में प्रवेश दिया गया था।
सभी छात्रों को पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया और प्रथम दिन समय से उपस्थित रहने की सूचना दी गई। अत्यंत संतोषजनक मन स्थिति में और प्रसन्न वातावरण में बैठक संपन्न हुई। पूर्व तैयारी पूर्ण हुई और प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम प्रारंभ होने का समय आ गया। 1. पाठ्यक्रमों का संचालन। सभी पाठ्यक्रमों की पूर्व तैयारी अच्छे से हुई थी। छात्रों की संख्या भी अपेक्षा के अनुसार थी। अब प्रत्यक्ष शिक्षा का प्रारंभ करना था। कोई पाठ्यक्रम विजयदशमी को प्रारंभ हुआ, कोई धन्वंतरि जयंती के दिन, कोई कार्तिक शुक्ल की देवोत्थान एकादशी को, तो कोई मार्गशीर्ष एकादशी गीता जयंती को प्रारंभ हुआ। जिस दिन जो भी पाठ्यक्रम शुरू हुआ, वर्ग में उत्साह का वातावरण था। एकाध अपवाद को छोड़कर 100% छात्र संख्या उपस्थित थी। रमणीय वृद्धावस्था के छात्रों में तो भरपूर कौतूहल और जिज्ञासा थी। वे अपने आप को छात्र की अवस्था में ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बाल छात्र चंचल थे, परंतु वृद्ध छात्र पूर्ण अनुशासित। आचार्यों ने अपने अपने विषय के अनुसार प्रार्थनाएं निश्चित की। आचार्य वरदलक्ष्मी ने स्वयं प्रार्थना के श्लोकों की रचना की थी। ये प्रार्थनाएं इस प्रकार थीं। 1. वर वधु चयन और विवाह संस्कार। पाठ्यक्रम चलाने के जो अनुभव आ रहे थे और संचालन की जो विशेष बातें थी वे इस प्रकार थी। विद्यापीठ की प्रथा के अनुसार कक्षाओं की बैठक व्यवस्था शास्त्रीय पद्धति से की गई थी। संस्कृति का दृष्टिकोण भी उसमें परिलक्षित होता था। सबके लिए नीचे भूमि पर बैठना था। यदि मिट्टी युक्त भूमि थी तो उसे गोबर से लीपा जाता था। फिर उस पर और किसी प्रकार के आसन की आवश्यकता नहीं होती थी। यदि पत्थर या सीमेंट की भूमि होती थी तो उसके ऊपर मोटा सुखद आसन बिछाया जाता था। अध्यापकों के लिए ऊंचा आसन था। प्रौढ़ और वृद्धों के लिए क्वचित नीचे बैठना संभव नहीं होता था। उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था की जाती थी। कक्षा कक्षों में स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता भी बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाता था। यह इस बात का संकेत था कि सुसंस्कृत जीवन शैली की छोटी लगने वाली परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बातें सभी व्यवहारों और व्यवस्थाओं में ओतप्रोत रहती हैं। अतः पवित्रता बनाए रखने के लिए भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं की गई थी। एक प्रचलन बनाया गया था कि कोई भी पादत्राण पहनकर कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा। कक्षा के बाहर पादत्राण उतार कर पैर धोकर कक्षा में प्रवेश करेगा। कक्ष में मोबाइल लेकर नहीं बैठना था। प्रारंभ में यह बात जरा ठीक लगती थी, परंतु धीरे धीरे सबका अभ्यास बन गया। जब यह बात अभ्यास में आ गई तब छात्रों को समझाया गया कि मोबाइल के तरंगों से वातावरण दूषित होता है और उसका प्रभाव मन और बुद्धि पर भी विपरीत होता है। कक्ष में खाना, लेटना, अनावश्यक बोलना, जोर से बोलना भी निषिद्ध था। प्लास्टिक की बोतल में पानी या पॉलीथीन के बैग में कोई सामान नहीं ला सकते थे। कक्षा में बैठते समय साथ में पानी लेकर बैठना और बीच बीच में पानी पीना भी नहीं हो सकता था। यह पवित्रता के साथ संयम का भी पाठ था। यह सभ्य और सुसंस्कृत व्यवहार का भी संकेत था। सामान्य रूप से सूती या प्राकृतिक पदार्थ से बने वस्त्र पहनकर ही आने का आग्रह था। जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ने लगी, भारतीय वेश पहनकर आने का आग्रह भी किया जाने लगा। धीरे धीरे अंतःकरण में स्नेह, आदर, श्रद्धा, कृतज्ञता आदि भाव जागृत हो, स्वार्थ, स्वकेंद्रितता आदि कम हो और जीवन को सत्य और धर्म का आधार प्राप्त होना श्रेयस्कर है, ऐसी भावना बनने लगी और इसकी ओर से अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास आचार्यों की ओर से होता था। इसके लिए पाठ्यक्रम में कोई अलग से मुद्दे नहीं थे, न स्वतंत्र रूप से इन बातों की चर्चा की जाती थी। आचार्यों का व्यवहार की जाने वाली व्यवस्थाएं मन के भाव अनौपचारिक पद्धति से छात्रों के अंतःकरण में संक्रांत होते थे। अनिवार्यता, बाध्यता, दंड, डांट, फटकार आदि बातों के लिए वहाँ स्थान नहीं था, परंतु आग्रह अवश्य रखा जाता था। नियम और अनुशासन का पालन आग्रहपूर्वक दृढ़ता से किया और करवाया जाना था। छात्रों की ओर से अविनय और आचार्यों की ओर से क्रोध और कठोरता का आचरण न हो, इसका ध्यान रखा जाता था। आचार्यों की जागृति से ही यह बात संभव थी। कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्षा में उपस्थित हो जाना, अपने स्थान पर बैठ जाना,
बीच में ही कक्षा छोड़कर नहीं जाना, कक्षा पूर्ण हो जाने से पूर्व नहीं उठना, आचार्य कक्षा न छोड़ें तब तक कक्षा नहीं छोड़ना आदि सभ्य समाज के शिष्टाचार का पालन किया जाए, ऐसा आग्रह धीरे धीरे बनने लगा। कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व उपस्थित हो जाना, अपने स्थान पर बैठ जाना, बीच में ही कक्षा छोड़कर नहीं जाना, कक्षा पूर्ण हो जाने पर भी उठना, आचार्य कक्षा न छोड़ें तब तक कक्षा नहीं छोड़ना आदि सभ्य समाज के शिष्टाचार का पालन किया जाए, ऐसा आग्रह धीरे धीरे बनने लगा। प्रारंभ में उपस्थिति की अनियमितता एक बड़ी समस्या थी। इसका मूल कारण वर्तमान समय की समाज मानसिकता ही था। इस विद्यालय में कोई परीक्षा होने वाली नहीं थी, प्रमाण पत्र मिलने वाला नहीं था, प्रमाण पत्र मिला भी तो उससे नौकरी मिलने वाली नहीं थी। नियमितता का पालन नहीं करने से, मध्य में ही पाठ्यक्रम छोड़ देने से कोई भौतिक हानि होने वाली नहीं थी। जहाँ भौतिक लाभ न होने वाला हो, उसके लिए ही किसी प्रकार की बाध्यता न हो, किसी प्रकार की कड़ाई न होती हो, वहाँ नियमित रहने की, अनुशासन में रहने की, नियम भंग नहीं करने की, शिष्ट व्यवहार करने की क्या आवश्यकता है। ऐसी मानसिकता सामान्य रूप से सर्वत्र दिखाई देती है। नैतिकता का स्थान भौतिकता से ऊपर है, इस सूत्र का विस्मरण हो गया है। इसलिए छात्रों में प्रमाद दिखाई दे रहा था। छोटा सा ही कारण होता था तो छात्र कक्षा में अनुपस्थित रहते थे, देर से भी आते थे, बीच में कक्षा छोड़कर चले जाते थे, बाहर जाकर वापस आते थे। इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए तो उस ओर ध्यान नहीं देते थे। आचार्यों के लिए यह बड़ा परेशान करने वाला मामला था। ऐसा नहीं था कि ऐसी स्थिति की उन्होंने कल्पना नहीं की थी, फिर भी प्रत्यक्ष में ऐसा व्यवहार उन्हें असहज बनाता था। इसका उपाय उन्होंने पहले भी सोचा था, वह था नित्य और अनौपचारिक संपर्क। आचार्यों ने सभी छात्रों का संपर्क करने का कार्य प्रारंभ किया। कभी दूरभाष से, कभी व्हाट्सएप संदेश से, तो कभी प्रत्यक्ष घर जाकर उन्होंने पाठ्यक्रम की उपयोगिता के बारे में बातचीत करना शुरू किया। उसके साथ ही शिष्ट व्यवहार की आवश्यकता पर भी बात करना शुरू किया। कई उदाहरण प्रस्तुत किए। प्रारंभ में तो छात्र अपनी अनियमितता और अशिष्ट आचरण के लिए भी तर्क देते थे, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते थे, परंतु धीरे धीरे छात्रों और उनके परिवारों पर प्रभाव होने लगा। बहुत धीमी गति से, कम अधिक मात्रा में, परंतु परिवर्तन दिखाई देने लगा। नियमितता, अनुशासन और शिष्टता का वातावरण बनने लगा। धीरे धीरे यह विद्यापीठ की पहचान बनने लगी। अब तो छात्र इस विषय को गौरवपूर्ण रूप से अन्यों को बताने लगे। समाज में विद्यापीठ का स्थान बनने लगा, लोगों में चर्चा होने लगी। विद्यापीठ की कक्षाओं में अध्यापन कार्य उत्तम होता था। आचार्य अध्ययनशील थे, निष्ठावान थे और अध्यापन कार्य में कुशल थे। साथ ही उनका व्यवहार भी अत्यंत शालीन था। इससे छात्र प्रभावित होते थे। कक्षाओं में जो पढ़ाया जाता था वह सर्वथा नवीन था। आज जो प्रचलन में था उससे विपरीत भी था, परंतु तर्कयुक्त था, वैज्ञानिक दृष्टि से युक्त था, भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल था। समाज मानस में अंतस्तत्व के रूप में सब सुरक्षित था। उसे बाहर व्यक्ति होने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था। उसे बाहर व्यक्त होने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था। इसे पुनः प्रतिष्ठित करने के प्रयास विद्यापीठ में हो रहे हैं। इसका जब छात्रों को और उनके परिवारों को भान हुआ तो वे जिज्ञासा से प्रेरित होने लगे। अब तो उन्हें हमारे शास्त्रों की बातें सुनने में आनंद आने लगा। हमारी विचारधारा और जीवन शैली की प्रकाश में वर्तमान जीवन शैली का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी। हमारी शैली की महत्ता और श्रेष्ठता ध्यान में आने लगी। अब वे भारतीय बनने में गौरव की अनुभूति करने लगे। परंतु एक बात जो घटी वह और भी महत्वपूर्ण थी। उनके मन में प्रश्न उठने लगे और वे प्रश्न पूछने लगे कि हमारी शैली इतनी श्रेष्ठ है तो हमने, हमारे माता पिताओं ने, दादा दादी ने उसे छोड़ा क्यों? यह आज की शैली उन्होंने अपनाई क्यों? ये प्रश्न उन्हें इतिहास की छानबीन में, ब्रिटिश शासन के अत्याचारों में, ब्रिटिश शिक्षा में, भारत पर विगत 1 सहस्त्र वर्षों के आक्रमणों में झांकने के लिए विवश करने लगे। अब उनके अंदर आक्रोश उठने लगा। अधिक जानने समझने का प्रयास वे करने लगे और पुनः भारतीयता को अपनाने की बात वे करने लगे। अब उन्हें विद्यापीठ का महत्व समझ में आने लगा। विद्यापीठ के इस कार्य के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसा भी उन्हें लगने लगा। विद्यापीठ की यह बड़ी उपलब्धि थी।
इस दौरान आचार्य वरदलक्ष्मी अपनी पद्धति से सक्रिय थीं। वे नियमित कार्यक्रम के अनुसार कक्षाएं लेती थी और विभिन्न विषय पढ़ाती थी। वे आचार्यों का मार्गदर्शन करती थीं, छात्रों का निरीक्षण करती थी, उनसे बात करती थी, अध्येताओं, शोधार्थियों और कार्यकर्ताओं के साथ बात करती थी और उन्हें दिशा निर्देश देती थी। विभिन्न विषयों के अध्यापन के लिए जो विद्वान प्राध्यापक, संत, धर्माचार्य, गृहिणियाँ आदि आते थे, उनके साथ भी बात करती थी। जिन्होंने धन की सहायता की थी, उन्हें भी मिलती थी। अपनी ओर से वे अनेक श्रेष्ठ लोगों को यह सारा उपक्रम देखने के लिए बुलाती थी। सबको वे विद्यापीठ के बारे में तथा उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताती थी। पितामही विद्यापीठ की अभिनव संकल्पना सुनकर वे विस्मित होते थे। कार्य देखकर वे प्रभावित होते थे और सहायता करने हेतु तत्पर होते थे। भावी योजनाओं के बीजों को कुछ इस प्रकार पोषण मिल रहा था। आचार्यों को, छात्रों को, अभिभावकों को, गृहवासियों को, प्राध्यापकों को पितामही विद्यापीठ की संकल्पना और स्वरूप धीरे धीरे समझ में आने लगा। वर्तमान समय के विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। प्रतिवर्ष नए नए विषय जुड़ते थे। नए महाविद्यालय, नई विद्या शाखाएं बनती थीं। छात्रों की संख्या बढ़ रही थी, परंतु कहीं पर भी ये विषय नहीं पढ़ाए जाते थे। कुटुंब शिक्षा कितना महत्वपूर्ण विषय है, यह बात भी समझ में आने लगी थी। अभी उनकी स्थिति ऐसी थी कि ये बातें अच्छी लगती थी, परंतु अपने विद्यालयों या महाविद्यालयों में इसका प्रयोग करने का साहस उनमें प्रकट नहीं हो रहा था, परंतु वे विचार तो करने ही लगे थे। सबसे अधिक विस्मित करने वाली दो बातें थीं। उनमें एक थी अर्थनिरपेक्ष शिक्षा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असंभव लगने वाली ही यह बात थी। इतनी अधिक मेहनत करने के बाद किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलना और छात्रों से शुल्क नहीं लेना, ये दोनों बातें सबको अत्यंत अव्यवहारिक लगती थी। समाज ने यदि दान नहीं दिया तो क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था। निश्चित आय के बिना कार्य अबाध गति से कैसे चल सकता है, यह भी प्रश्न था। आचार्यों ने बार बार उन्हें बताया कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए हम समाज पर भरोसा कर सकते हैं। भारतीय समाज किसी भी समाज हित के कार्य को धन के अभाव के कारण रुकने नहीं देता है। भारत में दीर्घ काल तक शिक्षा समाज के सहयोग से चली है, परंतु बार बार सुनने के बाद भी, प्रत्यक्ष उदाहरण देखने के बाद भी विद्वानों को, प्राध्यापकों को, अभिभावकों को भरोसा नहीं हो रहा था, या यूँ कहा जाए कि विचार करने का, कल्पना में योजना बनाने का साहस नहीं हो रहा था। दूसरा विकट प्रश्न यह था कि बिना सरकारी मान्यता के, बिना परीक्षा और प्रमाण पत्र के विद्यापीठ कैसे चल सकता है। इस शिक्षा के बाद कहीं नौकरी तो मिलेगी नहीं, अर्थार्जन के काम में तो इसका उपयोग नहीं होगा, फिर पढ़ने के लिए कौन आएगा। ऐसा विद्यापीठ दीर्घ काल तो नहीं चल सकता। इन दोनों प्रश्नों पर जन सामान्य में भी चर्चा होने लगी और शिक्षा क्षेत्र में भी। आचार्य वरदलक्ष्मी ने इस विषय की साधक बाधक चर्चा करते हुए एक लेखमाला लिखने का विचार किया। लिखना शुरू भी किया। समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में ये लेख प्रकाशित होने लगे। अनेक लोगों ने ये पत्र ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य परिचितों को भेजने का क्रम भी बनाया। इस पर लोगों की टिप्पणियां भी आने लगी। यह व्यापक चर्चा का विषय बना। यह समाचार सरकार के शिक्षा विभाग तक भी पहुंचे। प्रथम तो उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया, परंतु धीरे धीरे उन्हें भी विचार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें भी प्रश्न पूछे जाने लगे। आचार्य वरदलक्ष्मी ने एक छोटी बैठक बुलाने का विचार किया। सरकारी शिक्षा क्षेत्र के अधिकारी, विश्वविद्यालय के संचालन समिति के अधिकारी और वरिष्ठ प्राध्यापक, धर्माचार्य तथा समाज के अग्रणी, ऐसे विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि रूपी 25 से 30 लोगों की यह बैठक थी। कुल 4 घंटे तक यह बैठक चली। प्रथम आचार्य वरदलक्ष्मी ने दोनों मुद्दों पर पितामही विद्यापीठ की भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि विद्यापीठ अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था बनाना चाहता है। इसके कारण शास्त्रीय भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। वे इस प्रकार हैं। 1. शिक्षा ज्ञान का क्षेत्र है। ज्ञान अभौतिक है। अर्थ भौतिक क्षेत्र में व्यवहार करता है। अभौतिक पदार्थ का मापन भौतिक मापदंडों से नहीं किया जा सकता। यह न्याय संगत नहीं है। अतः शिक्षा का विचार अर्थनिरपेक्ष बनकर ही करना चाहिए। 2. भारत की परंपरा
शिक्षा को अर्थनिरपेक्ष स्थिति में रखने की रही है। भारत में वेद काल से 19वीं सदी तक शिक्षा को अर्थनिरपेक्ष और स्वायत्त रखा गया है, अतः हमारे लिए यह कोई नई या अस्वाभाविक बात नहीं है। 3. शिक्षा का सारा योगक्षेम दान, भिक्षा, गुरु दक्षिणा से चलता है। अभी हमने भिक्षा का व्यवहार शुरू नहीं किया है, अभी तो हमारे कार्य का प्रारंभ ही हुआ है, इसलिए गुरु दक्षिणा का प्रश्न ही नहीं है। हमारे लिए दान ही एकमात्र स्रोत है। हमने अनुभव किया है कि समाज दान देने के लिए तत्पर है, अर्थात हमारा यह प्रयास भी दान से अधिक भिक्षा ही है, क्योंकि हम मांगने के लिए गए थे, परंतु कार्य आगे बढ़ाने पर दान भी प्राप्त होगा। समाज में दान की वृत्ति प्रवृत्ति को विकसित करना, यह भी तो शिक्षा का दायित्व है। कोई कह सकता है कि इसमें तो बड़ी अनिश्चितता है, समाज दे भी या न भी दे, फिर विद्यापीठ निरंतर और निश्चिंत बनकर कैसे चल सकता है? इसका उत्तर यह है कि एक ओर तो समाज पर विश्वास करना चाहिए और दूसरी ओर हमें समाज के विश्वास के पात्र भी बने रहना चाहिए। 4. ब्रिटिश शिक्षा पद्धति ने इस अनिष्ट को स्थापित किया, उसका परिणाम बहुत अनर्थकारी हुआ। हमारे मन मस्तिष्क में वही दृढ़तापूर्वक स्थिर हो गया है, इसलिए हम इससे मुक्त होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मुक्त होना हमें संभव भी नहीं लगता है। हम व्यवस्थाएं भी इसके अनुकूल बनाते हैं, परंतु अर्थ सापेक्षता से मुक्त होने की कल्पना कर उसके प्रयास किसी को तो करने चाहिए। पितामही विद्यापीठ ने ऐसा प्रयास करने का मानस बनाया है और प्रवेश भी शुरू किया है। हम तो आप सब से वैचारिक और व्यवहारिक समर्थन और सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारे प्रयास को बल मिले। यदि हम अपने प्रयास में यशस्वी रहे तो अन्यत्र भी इसकी संभावना बनेगी। 5. दूसरा मुद्दा है मान्यता, परीक्षा, पदवी और प्रमाण पत्र का। इसका भी विचार ऐसा ही है। हम सबके लिए विचारणीय विषय यह है कि शिक्षा ज्ञान का क्षेत्र है। ज्ञान व्यक्ति के विचार और व्यवहार को प्रेरित करने का, नियमन में रखने का, नियंत्रित करने का, व्यवस्थित करने का, विकसित करने का, परिष्कृत करने का कार्य है। यह करने वाला शिक्षक, जिसे मार्गदर्शक करना है, उससे ही नियंत्रित होता है, तो वह मार्गदर्शन कर नहीं सकता है। शिक्षक को स्वतंत्र, स्वायत्त और ऊपर ही रहना होगा। जो एक व्यक्ति के बारे में सही है वही शिक्षा क्षेत्र और राज्य के बारे में ही है। अतः शिक्षा क्षेत्र को राज्य से मुक्त तो समाज और राज्य का भला चाहने वाले सभी लोगों को करना चाहिए। इसलिए हमारे मनीषियों ने शिक्षा को आचार्यों के अधीन कर राज्य और समाज को उनके सहयोगी के रूप में नियुक्त किया। ब्रिटिश राज्य में राज्य नियंत्रक बन गया। इसके भी अनिष्ट परिणाम हम भुगत रहे हैं। इस संकट को देखकर, समझकर ही राज्य की मान्यता से मुक्त होने का विचार पितामही विद्यापीठ ने किया है। शिक्षा का संबंध जीवन के साथ, जीवन विकास के साथ है। जीवन व्यवहार ही इसकी परीक्षा है और प्रमाण पत्र है। अतः यांत्रिक परीक्षा और कागजी प्रमाण पत्र का विचार हम नहीं करते। शिक्षा जैसे जीवमान कार्य के लिए यांत्रिक मापदंड होना अस्वाभाविक है। पितामही विद्यापीठ का विषय कुटुंब शिक्षा और समाज शिक्षा है। यह नौकरी का और पैसा कमाने का क्षेत्र है ही नहीं। इससे भी प्रमाण पत्र आदि का विषय अप्रस्तुत बन जाता है और भविष्य में बहुत विस्तार होता है, आवश्यकता पड़ती है तो उस समय विचार करेंगे ना। अभी तो आवश्यकता नहीं लगती है। बिना नौकरी की संभावना में पढ़ने के लिए कौन आएगा? इस प्रश्न का तो उत्तर विद्यापीठ स्वयं है। आज छात्र आ ही रहे हैं, अपेक्षा से अधिक आ रहे हैं, भविष्य में भी आएंगे। हाँ, बिना पैसे के बढ़ाने के लिए कौन आएगा? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए। अपना और कुटुंबीजन का निर्वाह करने के लिए अर्थ की आवश्यकता तो अनिवार्य रूप से रहेगी, परंतु हमने विचार किया है कि वानप्रस्थी ही हमारे आचार्य बनेंगे, कार्यकर्ता बनेंगे। एक तो वे अनुभवी हैं, संसार व्यवहार में मुक्त और निश्चित हैं और उन्हें अर्थार्जन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना नहीं है। समाज सेवा उनका दायित्व भी है। अतः विद्यापीठ वानप्रस्थ लोग ही चलाएंगे। हमारे अभिप्राय में तो देश के सारे विश्वविद्यालय वानप्रस्थों का ही कार्यक्षेत्र बनने चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा के केंद्र कार्यालय और कारखानों के स्थान पर आश्रम में परिवर्तित हो जाएंगे। 7. आचार्य वरदलक्ष्मी की प्रस्तुति का परिणाम हुआ। सुनने वालों ने गंभीरतापूर्वक सुना। वे विचार करने लगे।
उनका निश्चय तो पूर्ण रूप से हुआ नहीं था, क्योंकि उन्होंने निरंतर रूप से विचार नहीं किया था, परंतु विचार का बीज तो अंतःकरण में पड़ ही गया। 8. आचार्य वरदलक्ष्मी की लेखमाला ने समाज मन को विचार करने के लिए प्रेरित किया। विद्यापीठ के शिक्षा कार्य के परिणाम का तो प्रत्यक्ष अनुभव हो ही रहा था। बैठक में आने वाले लोगों ने अपने समकक्ष अन्य लोगों से चर्चा करना शुरू किया। धीरे धीरे विषय अपेक्षित रूप से आगे बढ़ रहा था। आचार्य वरदलक्ष्मी ने 1 वर्ष की अवधि में 5 बैठकें की। कुल मिलाकर 250 महानुभावों से उनका संवाद हुआ। व्यक्तिगत रूप से तो जिज्ञासा समाधान होता ही था, लेखमाला, बैठकें और व्यक्तिगत संवाद प्रभावी सिद्ध हुए। साथ ही प्रत्यक्ष कार्य भी चल रहा था। कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि भले ही अन्य विद्यालय अर्थनिरपेक्ष और स्वायत्त प्रयोग करने नहीं लगे, तो भी पितामही विद्यापीठ को समर्थन और सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होने लगा। केवल विशिष्ट ही नहीं तो आवश्यक और महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी प्रयोग शुरू हुआ। इस रूप में लोग पितामही विद्यापीठ को देखने लगे, उसे मान्यता देने लगे, उसका सम्मान करने लगे। भविष्य की योजना। पितामही विद्यापीठ के आचार्यों ने जो 12 पाठ्यक्रम बनाए थे वे चल रहे थे। उन्होंने अच्छी पूर्व तैयारी की थी, इसलिए संचालन सहज रूप से हो रहा था। छात्रों के अनुशासन का तो कोई प्रश्न नहीं निर्माण हो रहा था, परंतु उपस्थिति कम अधिक हो रही थी। 2 या 3% छात्रों ने पाठ्यक्रम छोड़ भी दिया था, परंतु कुल मिलाकर व्यवधान नहीं आ रहे थे। कार्य ठीक चल रहा था। आचार्य वरदलक्ष्मी इन सभी आचार्यों के साथ नियमित रूप से बात कर रही थी। यह कार्यक्रम शुरू हुए 8 मास व्यतीत होने के बाद अब आगे क्या करना है, यह विषय चर्चा में आने लगा। जिस प्रकार से वर्तमान पाठ्यक्रम चल रहे थे और जिस उत्साह से छात्रों को और जन समाज का प्रतिसाद इन पाठ्यक्रमों को प्राप्त हो रहा था, उससे विद्यापीठ का आचार्यगण भी उत्साहित था। अतः भविष्य की योजना के बारे में चर्चा करने और कुछ निश्चित करने के लिए 2 दिन की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आचार्य तो थे ही, साथ में कुछ अन्य लोग भी थे। पाठ्यक्रमों में कुछ प्रौढ़ और वृद्ध छात्र ऐसे थे जो बहुत समझदार और चिंतनशील थे, शिक्षित और बुद्धिमान थे। उन्हें ये पाठ्यक्रम और उसकी विषय वस्तु पूर्ण रूप से जंच गई थी। इतना ही नहीं तो पितामही विद्यापीठ की कल्पना भी उन्हें प्रभावित कर रही थी। ऐसे कुछ चयनित लोगों को इस बैठक में सहभागी बनाने का निश्चय हुआ। आचार्य वरदलक्ष्मी ने जिन विद्वानों, सरकारी अधिकारियों, अभिभावकों आदि के साथ वार्तालाप किया, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो बाद में भी चर्चा करते रहते थे। उनमें से कुछ लोगों को इस बैठक में सहभागी बनाने का निश्चय हुआ। कुछ वानप्रस्थ अभिभावक भी इस कार्य में सहभागी बनने हेतु तत्पर हुए थे। उनमें से कुछ लोगों को बैठक में बुलाने का निर्णय हुआ। कुछ शोधार्थी और अध्येता भी बैठक में सहभागी हो सकते थे, ऐसा आचार्यों का मत था। आचार्यों की इस बैठक में चल रहे पाठ्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई। इस चर्चा के आधार पर ही भविष्य की योजना के प्रमुख बिंदु निष्कर्ष के रूप में आए। ये इस प्रकार थे। इन सभी पाठ्यक्रमों का समापन कार्यक्रम एक साथ किया जाए। यह कार्यक्रम भव्य हो, बड़ी संख्या में लोगों को उसमें बुलाया जाए और कार्यक्रम का वृत्त तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया जाए। 2. अब एक आवश्यकता थी इन पाठ्यक्रमों के लिए विपुल मात्रा में संदर्भ सामग्री तैयार करने की। हमारे शाश्वत सिद्धांतों को युगानुकूल स्वरूप में प्रस्तुत करने हेतु पुस्तकें तैयार करने की आवश्यकता थी, अतः उसकी एक व्यवस्था बनाई जाए। 3. इन पाठ्यक्रमों का अच्छा स्वागत हो रहा है, अतः इनको तो चलाया ही जाए, साथ में और नए पाठ्यक्रमों की भी रचना की जाए। 4. इन पाठ्यक्रमों में जो छात्र सहभागी हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को पाठ्यक्रम संचालन में आचार्य तथा सहयोगी की भूमिका दी जाए। 5. एक विचार यह हुआ कि पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, उसके स्थान पर पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाएंगे, साथ ही अन्य आवश्यक कार्यों को चलने देंगे। 6. अब हमें एक शोध विभाग की भी स्थापना करनी चाहिए। इसमें ऐसे विद्वान हों जो नए युग के लिए नई प्रस्थापना दें। 7. आने वाले वर्ष में एक निधि संकलन की भी योजना बनाई जाए जो समाज को शैक्षिक कार्य के रक्षण और पोषण के दायित्व से अवगत कराए। 8. बैठक में कुछ ठोस बातें तय हुई। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण, अस्तु।